स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल की बड़ी खबर के साथ। कोरोना पर सीएम ने बैठक बुलाई है। दोपहर 2:45 पर यह बैठक होगी। कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा की जाएगी। लगातार देखा जा रहा है एमपी में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर अब सीएम शिवराज ने बैठक बुला ली है। 2:45 बजे ये बैठक होनी है। कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। कोरोना को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही कई गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स को भी ध्यान में रखते हुए चीजें की जाएगी। कोरोना पर लगातार अब सख्त होता हुआ सरकार नजर आ रही है। वहीं अब इसको लेकर सीएम शिवराज ने ये बैठक बुलाई है, जो कि 2:45 बजे बैठक होनी है। अधिकारियों के साथ ये मंथन होना है, किस तरीके से रोकथाम की जाए कोरोना पर। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा होनी है। यह आपात बैठक कोरोना को लेकर सीएम शिवराज की तरफ से 2:45 बजे होगी। इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर? कोरोना को लेकर देखा जा रहा है कि अब सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, कोरोना से निपटने के लिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और अब एक अहम बैठक मुख्यमंत्री ने अभी कुछ ही देर के बाद बुलाई है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि क्या कुछ बंदिशों को बढ़ाया जा सकता है, क्या कदम उठाए जाएंगे और जो इससे पहले सरकार ने मुख्यमंत्री ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसका कितना पालन किया गया है। अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, जो आईसीयू वार्ड बनाए गए वहां पर स्टाफ की नियुक्ति की गई है कि नहीं, जो उपकरण खरीदी के निर्देश दिए गए थे उस पर कितना अमल हुआ है, इन तमाम बातों का फीडबैक मुख्यमंत्री लेंगे। इसके अलावा अब चूंकि भोपाल, इंदौर और बड़े शहरों के अलावा कोरोना का संक्रमण छोटे शहरों की तरफ भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। 16 जिलों में मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और हर दिन अब कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से जो लगे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान, यहाँ पर भी कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो वहाँ से आने वाले मरीजों लोगों के लिए जांच के लिए क्या व्यवस्था है, क्या इस राज्यों के बीच जो ट्रांसपोर्ट सेवा है क्या उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, इन तमाम उपायों को लेकर मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद बैठक करेंगे और हो सकता है कि इसके बाद कुछ नए दिशा निर्देश जारी कर सकें। और सरकार ने जो पहले से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो गाइडलाइन तय की है उस गाइडलाइन में भी बदलाव करने को लेकर आज चर्चा की जा सकती है। तो मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे कि किस तेजी के साथ कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और उसके बाद सरकार का अगला रुख क्या होगा ये तय किया जाएगा। अनुराग, देखा जा रहा है कि लोग लापरवाही करते भी नजर आ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार किस तरीके की गाइडलाइन जारी कर सकती है? प्रशासन को किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? क्या कोई अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को जागरूक किया जाए? देखिए, अभी तक सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई बड़ी बंदिश नहीं लगाई जाएगी। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्थाएं लागू हैं उनको सामान्य रूप से संचालित किया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यापार उद्योग पर किसी तरीके की बंदिश नहीं होगी। मॉल और जो सिनेमाघर हैं वो उसी तरीके से संचालित हो सकेंगे। स्टेडियम में जिस तरीके से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं वो सब अभी पूर्व की तरह ही संचालित हो सकेंगे। लेकिन अब जिस तेजी के साथ कोरोना संक्रमण की दर बढ़ी है, मध्य प्रदेश में 1000 के पार एक्टिव केस की संख्या पहुंच गई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में संक्रमण को कैसे रोका जाए, मास्क लगाने और डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के निर्देश पहले से ही हैं। लेकिन उसके बावजूद अब जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर और कौन से नए कदम उठाए जा सकते हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर मुख्यमंत्री आज की बैठक में चर्चा करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और साथ ही जो पड़ोसी राज्य हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामले सामने आए उसके बाद किस तरीके के कदम राज्य सरकार उठा सकती है, उन तमाम पहलुओं को लेकर मुख्यमंत्री आज की बैठक में मंथन करेंगे। जी
तमाम जानकारी के लिए अनुराग आपका धन्यवाद। तो लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उसको देखते हुए अब बैठक बुलाई जा रही है और रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे इससे कोरोना को मात दी जाए। अब खबरों का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा गया है पत्र। टीएस सिंहदेव ने बता दें मनसुख मांडविया को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच शुरू करने की मांग की गई है। जांच के लिए भुवनेश्वर भेजना पड़ता है सैंपल, जिसको लेकर अब ये टीएस सिंहदेव ने मनसुख मांडविया को पत्र लिखा कि छत्तीसगढ़ में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच शुरू की जाए। जांच रिपोर्ट काफी देर में मिलती है, ऐसा सिंहदेव का कहना है। कोरोना के नए वेरिएंट पर देरी से मिलती है जानकारी, जिसको लेकर अब ये मांग की गई है टीएस सिंहदेव की तरफ से कि छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच शुरू की जाए ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने आ सके और जो मरीज हैं उनका इलाज जल्द से जल्द जारी किया जा सके, ताकि पता लग सके कि कौन किसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है और किसकी नेगेटिव आ रही है। ऐसे में उन्होंने टीएस सिंहदेव ने मनसुख मांडविया को पत्र लिखा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, क्या कुछ अपडेट है? देखा जा रहा है कि टीएस सिंहदेव ने अब मनसुख मांडविया को पत्र लिख दिया है कि ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच छत्तीसगढ़ में शुरू हो सके। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और जिस फ्रीक्वेंसी से बढ़े हैं संक्रमित, उसके बाद में इस बात को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है लगातार कि क्या ये ओमिक्रॉन हो सकता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी है ये इस बात को लेकर आशंका लगातार व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में मुख्य स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिट्ठी लिखी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को और उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोई की जांच के लिए जो है वो लैब नहीं है और भुवनेश्वर लैब में जांच के लिए भेजा जाता है और इसकी रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसके चलते लगातार ओमिक्रॉन को लेकर भी खतरा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जिन राज्यों से घिरा हुआ है वहां पर लगातार ओमिक्रॉन के जो संक्रमित है वो मिल रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि इस पर संवेदनशीलता से विचार किया जाए और यहाँ पर लैब खोली जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए ममता आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिख दिया है और साथ ही ये मांग की है कि छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच शुरू की जाए ताकि जांच रिपोर्ट जो देरी से मिलती है वो जल्दी मिले और जल्द से जल्द मरीजों का इलाज किया जा सके। लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं रायपुर में और इसी को लेकर अब ये मांग की गई है। तो सीएम की नाराजगी का असर देखने को मिला है। ऊर्जा विभाग की बैठक में हुए थे नाराज। ऊर्जा मंत्री ने लिखा एमडी को पत्र, बिजली कंपनी के एमडी को पत्र लिखा है। अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के लिए पत्र अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। तो सीएम की नाराजगी का असर देखने को मिल रहा है। ऊर्जा विभाग की बैठक हुई थी जिस दौरान सीएम नाराज नजर आए थे। ऊर्जा मंत्री ने एमडी को पत्र लिखा है, बिजली कंपनी के एमडी को पत्र लिखा है। अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के लिए पत्र लिखा गया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, कई निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें आपको, ऊर्जा विभाग की बैठक हुई थी जिस दौरान सीएम काफी नाराज हो गए थे, जिसके बाद उनकी नाराजगी के बाद ये कार्रवाई की गई। तो दिल्ली से बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक 1 करोड़ बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। 15 से 18 साल के 1 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखा जा रहा था कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन का डोज देना था और वहीं अब ये बात सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी है कि 1 करोड़ बच्चों को पहली डोज लग चुकी है।
कोरोना वैक्सीनेशन से लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक 1 करोड़ बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी है। 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया जाना था, जिसको लेकर ये बात सामने आ रही है कि 15 से 18 साल के 1 करोड़ बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है। तो रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अभी बंद नहीं होंगे स्कूल। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बयान सामने आया है। न्यूज 18 से बातचीत में शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जहां संक्रमण ज्यादा होगा वहीं स्कूल बंद होंगे। बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है, ऐसा शिक्षा मंत्री का कहना है। तो लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी, और वहीं अब शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अभी बंद नहीं होंगे स्कूल। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते समय ये बयान दिया। संख्या लगातार बढ़ रही है और खासतौर पे चिंता का विषय है छोटे बच्चे, स्कूली बच्चों में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और इसको लेकर, इस बात को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्कूल बंद किए जाएंगे, और अगर स्कूल बंद किए जाते तो प्राइमरी बंद किए जाएंगे, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी किस तरह से। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, स्कूली बच्चे अब जो है वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है, संक्रमित हो रहे हैं। नहीं, संक्रमित अभी संक्रमण का जो काल है कई जिलों में बढ़ा है, और सरकार ने भी निर्देश जारी किया है कि जिन जिलों में संक्रमण का परसेंटेज अगर 4% से ऊपर होता है तो ऐसे जिलों में स्कूल को बंद किया जाएगा। और सभी जगह जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसको कम किया जाएगा, उसकी संख्या कम की जाएगी। सभी जगह 144 धारा लागू कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम भीड़ हो, इस बात के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जहां अधिक लगता है कि बढ़ रहा है वहाँ स्कूल वहाँ बंद करने पर विचार करेंगे। लेकिन लगातार अगर हम बात करें तो रायगढ़ से भी 40 से ज़्यादा बच्चे संक्रमित हुए। कोरिया में अभी 24 घंटे पहले आया, वहाँ पर भी 40 से ज़्यादा बच्चे आए। इसी तरह से अलग अलग उस पर, तो क्या एक तो जिस तरह से रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं, संक्रमित बढ़ रहे हैं, तो ये भी आशंका व्यक्त है कि ओमिक्रॉन तो नहीं है, हालांकि अभी तक लैब में नहीं आया। तो ऐसे में क्या ये फैसला जल्द हो सकता है कि पूरे स्कूलों को, क्योंकि अलग अलग राज्यों में भी नहीं, परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग हैं, सभी जिलों की अलग अलग हैं। वो मैंने कहा कि अगर जिन जिलों में अगर अधिक संक्रमित होते हैं तो वहाँ पर बंद करेंगे, क्योंकि पढ़ाई भी करना जरूरी है। और अगर एक तो ऐसे भी बहुत दिन तक स्कूल बंद था, तो ऐसी स्थिति में अगर ऑफलाइन पढ़ाई अगर हो रही है तो वो भी आवश्यक है। पर बच्चों के भी स्वास्थ्य के लिए उनकी भी चिंता है। तो ऐसी चीज़ की जहाँ अधिक संक्रमित होंगे वहाँ बंद करेंगे, बाकी जगह बंद नहीं करेंगे। पिकनिक ले जा रहे हैं सर बच्चों को, वो भी नहीं, सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि या पिकनिक हो या सामाजिक या भीड़ भाड़ वाली जो परिस्थितियाँ हों वो उसको बंद करना है। और सभी जगह 144 धारा चूँकि लागू किया गया है, तो ऐसी स्थिति में भीड़ भाड़ कम होगी और जो सभा जो होते हैं वो भी कम होगी। तो ये है स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, और उनका कहना है कि अभी पूरे प्रदेश भर के स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन वो जिले जहां पर संक्रमितों की संख्या 4% से अधिक होगी वहां पर स्कूल बंद किए जाएंगे। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, रिसाली नगर निगम के मेयर बने शशि सिन्हा। कांग्रेस के शशि सिन्हा मेयर बने हैं। 27 वोट लेकर सबसे आगे रही कांग्रेस की रमा साहू को 9, निर्दलीय सुनंदा चंद्राकर को 4 वोट मिले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर दुर्ग से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखा जा रहा है तो शशि सिन्हा बने हैं रिसाली के मेयर। रिसाली नगर निगम में कांग्रेस का मेयर बना है। 27 वोटों के साथ सबसे आगे रही कांग्रेस। शशि सिन्हा कांग्रेस के बने हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, देखा जा रहा है कि कांग्रेस 27 वोटों के साथ आगे रही और वहीं शशि सिन्हा मेयर बने हैं।
जी आयुषी, बताना चाहूंगा कि हमने पहले ये कह दिया था कि शशि सिन्हा लगभग नाम तय है कांग्रेस से कि वो महापौर का उनका नाम आना तय है, और यही हुआ है कि आज जब यहाँ पर काउंटिंग हुई है तो काउंटिंग में सबसे पहले नंबर पर वो रही है शशि सिन्हा है। यहाँ पर पहली जो रिसाई नगर निगम की महापौर बनेंगे, तो ये एकदम क्लियर हो गया है। इसके अलावा जो है सभापति के नाम लिया जाए तो सभापति केशव बंछोड़, इसके न्यूज 18 ने ये पहले ही नाम, ये दोनों नाम डिक्लेयर किए थे कि सभापति के लिए केशव बंछोड़ हो सकते हैं। शुरू से ये कहते आ रहे थे और आज वो उनको भी 27 वोट मिले हैं। तो इस तरह से अब जो है रिसाली नगर निगम में पहला महापौर और सभापति कांग्रेस का ही बनेगा, जिसके लिए शशि सिन्हा महापौर होंगी और सभापति केशव बंछोड़ होंगे। दोनों को 27 वोट मिले हैं। यहाँ पर बात किया जाए तो कांग्रेसी खेमे में काफी खुशी की लहर, यहाँ पर खुद ताम्रध्वज साहू यहाँ पर मौजूद हैं और बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से मेयर के बात किया जाए तो मेयर के लिए 3 प्रत्याशी थे। बीजेपी कांग्रेस के अलावा सुरेंद्र चंद्राकर एक निर्दलीय ने नामांकन दाखिल किया था, और ये कोशिश बीजेपी की यही थी कि किसी तरह से निर्दलीय जी मिथिलेश, तो देखा जा रहा है कांग्रेस की खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। 27 वोटों के साथ आगे रही कांग्रेस। तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश आपका धन्यवाद। तो राजनांदगांव से भी एक बड़ी खबर, खैरागढ़ नगर पालिका परिषद का चुनाव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत हुई है। पर्ची के माध्यम से निकाला गया नाम, शैलेंद्र वर्मा बने नगर पालिका अध्यक्ष, अब्दुल रज्जाक खान बने पालिका उपाध्यक्ष। खैरागढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के हैं 10-10 पार्षद। तो ज्यादा जानकारी के साथ राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, देखा जा रहा है नगर पालिका परिषद का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, निश्चित ही है। उसी में आपको बता दूं कि खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में चुनाव संपन्न हुआ था उस समय, और आज अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ, जिसमें दोनों पार्टियां के 10-10 सीट होने के कारण यह चुनाव टाई हो गया था। उसके बाद लॉटरी सिस्टम से दोनों पदों के लिए लॉटरी निकाली गई, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी हुए हैं। माफ कीजिएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए, दोनों पद के लिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी हुए हैं। शैलेश वर्मा अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुए हैं, और वहीं रज्जाक खान करके हैं वो उपाध्यक्ष पद के लिए विजयी हुए हैं। जी, तो देखा जा रहा है राकेश कि एक बार फिर ये खबर सामने आई, जहां पर देखा जा रहा है कि नगर पालिका परिषद का जो चुनाव हुआ उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद दोनों पर कांग्रेस की जीत देखी जा रही है। तमाम जानकारी के लिए राकेश आपका धन्यवाद। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।